इज लाइफ। शुरू करें? अच्छा शुरू करें। जी भैया शुरू करें। जी भैया शुरू करें आप। ठीक ठीक। सांडिल्य सौरभ और संजय सांडिल्य के सौजन्य से मैं डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर के बहुआयामी व्यक्तित्व पर कुछ कहना चाहता हूँ। जो श्रोता इसे सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। मित्रों, खगेंद्र ठाकुर एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन्होंने साहित्यकार के रूप में, शिक्षक के रूप में, शिक्षक आंदोलन के नेता के रूप में, एक राजनीतिक एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने काम किया। उनके बारे में बहुत सारे लोग समग्र रूप में जानते हैं और बहुत सारे लोग उनके अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। मैंने हाल में परिकथा में एक उन पर लेख लिखा था, जो उनके ऊपर जो विशेषांक छपा था उसके एक अंक पहले, यानी वो हम एक पृष्ठभूमि थी जो कि मैंने उनके 80वें वर्षगांठ के अवसर पर मैंने एक भाषण दिया था और एक लेख लिखा था, उसी को उसने छापा परिकथा में। उस लेख में एक ऐसी चीज का उल्लेख मैंने किया था जिसको पढ़कर के करीब 10 लोगों ने, जिनका उस लेख के उस बिंदु पर प्रभाव पड़ा था, हमारे यहाँ फोन करके मेरी प्रशंसा की। वो था ऐसा, मैंने लिखा था कि साहित्य, राजनीति, समाज, संस्कृति के काम करने वाले लोग, जो कार्यकर्ता होते हैं, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनके परिवार, समाज उन्हें पागल समझता है, वो बाहरी समझता है, उसे किसी तरह की तवज्जो नहीं मिलती है, जबकि वह बहुत बड़ा काम कर जाता है। और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको दाम्पत्य जीवन से लेकर के समाज में प्रतिष्ठा होती है। मैंने ये लिखा था कि एक गाजीपुर के सरयू पांडे होते थे, जो 52 से लेकर के 77 तक लोकसभा के मेंबर थे और पहला चुनाव उन्होंने लोकसभा और विधानसभा दोनों एक साथ जीता था। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य था कि वो लाखों लाख लोगों को, जब वो मरे थे तो लाखों लोग इकट्ठा हुए थे और दलित, उत्पीड़ित और पिछड़ी जातियों की महिलाएं हजारों हजार की संख्या में वो दिए में घी लेकर के वहां गई थी। लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन बहुत खराब था। उनकी पत्नी जब कभी कोई आता उनके यहाँ, वो चिल्लाने लगती, गाली देने लगती। उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने उसे बहुत पीटा, उन्होंने घर की खंभे में बांधा, लेकिन वह जीवन भर वह करती रही। लेकिन फिर भी वह आदमी तीसरे पास थे और लोकसभा में 52 से 77 तक थे। उन्होंने कुछ भाषण, अद्वितीय भाषण दिए थे। वो बीएचयू के बारे में, हिंदू विश्वविद्यालय के नामकरण के लेकर के जो बहस हुई थी, उसमें सबसे अच्छा भाषण उन्होंने दिया था। इसके ठीक विपरीत खगेन जी का जीवन का सबसे रहस्यमय जीवन और उनके विकास में उनकी पत्नी इंदिरा ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान था। मैं एक नजीर देना चाहता हूं कि वे 6 महीने के लिए मॉस्को में मार्क्सिज्म लेनिनिज्म पढ़ने गए थे। उस अवधि में उनका एकमात्र पुत्र भास्कर को टीबी हो गया और उसकी सूचना तक खगेन जी को नहीं दी गई और उनके 6 महीने के प्रवास में लौटे
तो उनकी पत्नी ने उसकी सेवा की, दवा की, समाज के लोगों ने मदद की और वह भला चंगा हो गया। इसलिए उनके जीवन के निर्माण में उनके सहचर के रूप में उनकी पत्नी ने योगदान दिया। इसमें उनके लेखन में जो धार, उनके सामाजिक कामों में धार, उनके शिक्षक आंदोलन में जो धार है, उसके कारण है। यह बात बहुत सारे लोगों को लगी और ऐसे लोगों को लगी जिनके दाम्पत्य जीवन सही नहीं है, सुखमय नहीं है। ऐसे लोगों ने मुझे बहुत सारे पत्र लिखे और बहुत सारे मोबाइल पर मैसेज दिए कि साहब आपने बहुत अच्छी बात लिखी है और ये एक अलग ही सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, साहित्यिक कार्यकर्ता, सांस्कृतिक कार्यकर्ता के लिए एक अलग की मिसाल है खगेन जी के निर्माण में उनकी पत्नी इंदिरा ठाकुर का। मित्रों, खगेन जी मूलतः साहित्यकार थे और साहित्य पढ़े थे। उन्होंने और आज के झारखंड में गोड्डा के रहने वाले थे और वो बचपन में वहीं पढ़े थे। बाद में उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स तक पढ़ाई की। फिर पटना यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमए हिंदी में किया। मुरली बाबू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे और शिक्षक आंदोलन, दिल्ली शिक्षक आंदोलन के बड़े नेता थे, वे उनके क्लास फेलो थे। इसलिए उन्होंने हिंदी साहित्य में काम किया, हिंदी साहित्य पढ़े, हिंदी साहित्य उन्होंने सुल्तानगंज कॉलेज में पढ़ाया और एक कुशल शिक्षक के रूप में वो जाने जाते हैं। उन्होंने आपको छायावाद पर रिसर्च किया था और वह किताब भी शिव कुमार सहाय ने छापी थी और वह बहुत चर्चित हुई थी, जो कि उन्होंने शोध किए थे। मित्रों, खगेन जी के जीवन का जो मूलभूत स्वरूप है वह साहित्य का ही है, लेकिन जीवन के अलग अलग समयों में उन्होंने अलग अलग आंदोलनों में भाग लिया। जैसे मैं ये कहूं कि खगेन जी ने कुछ ऐसी किताबें लिखी हैं जो कि आम और खास दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आम और खास जब मैं कहता हूं तो आम जिसे आम आदमी भी पढ़ सकता है, समझ सकता है और उसकी जानकारी हासिल कर सकता है। ये 4 मोनोग्राफ उन्होंने लिखे थे और जीवन के अंतिम 10 वर्षों के भीतर लिखे थे। एक तो दिनकर पर उन्होंने मोनोग्राफ लिखा, एक अच्छी किताब और सरल किताब लेकिन महत्वपूर्ण किताब उन्होंने लिखी। दूसरी किताब उन्होंने बाबा नागार्जुन पर लिखी, वो भी मोनोग्राफ ही। और सबसे एक महत्वपूर्ण काम किया जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के बारे में। वो इतिहास के बहुत बड़े विद्वान थे, वो देश विदेश गए थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, वो वाइस चांसलर भी हुए थे और वो उनकी किताब जो इतिहास की है वो जीवन में सारे लोग उसे पढ़ करके साहित्य भी लिखते हैं, राजनीति भी करते हैं और तरह तरह की चीजें। आज भी वो किताबें बहुत रेलिवेंट हैं और उन सारे किताबों को पढ़ करके उस पर चिंतन करके उन्होंने मोनोग्राफ लिखा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब वो बनी है, जिसे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय के ऊपर उन्होंने मोनोग्राफ लिखा। और एक चौथी किताब उन्होंने लिखी है, वह किताब है आपको लक्ष्मी नारायण मिश्र पर, जो कि उनके नाटकों पर है। और मुझे खगेन जी कहते थे कि उनके पुत्र ने जब नागार्जुन और दिनकर और भगवत शरण उपाध्याय के मोनोग्राफ देखे तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के किताबों पर भी आप लिखिए, और उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब उस पर भी बनाई।
खगेन जी प्रभात के जब रांची में रहते थे उस समय प्रभात खबर में उन्होंने साल 2 साल तक कॉलम लिखा था और उस कॉलम को अलग से उन्हें छपवाया। वो बहुत पॉपुलर वो था, हर वीक छपता था। उसको उन्होंने एक किताब बनाई है, विकल्प की प्रक्रिया। तो वो विकल्प की प्रक्रिया किताब में वो 2 सालों की जो वर्तमान राजनीति है करीब 10 वर्षों की, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने लिखा और वो किताब अभिधा प्रकाशन से छपी है और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस संदर्भ की जो मैंने बात कही कि उन्होंने ये किताबें लिखी और ये किताबें लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं और वो इस माने में है कि वह सर्वसुलभ है, कम मूल्य का है और उसकी पाठकीयता ज्यादा है। उसके के लेकर के खगेन जी बहुत ही चर्चित हुए हैं। इधर हाल के दिनों में उनकी चर्चाएं जो हुई हैं इन मोनोग्राफ को लेकर। खगेन जी ने उपन्यास भी लिखा है, व्यंग भी लिखा है और कविताएं भी लिखी और समय समय पर कविताएं वो लिखा करते थे और उनके कुछ संग्रह भी छपे हैं। शायद 2 संग्रह हैं जो कि पहले वो जो संग्रह उनका छपा था वो मेरे ख्याल से वह 68-69 या 70 के आसपास छपा था। उस समय वो खगेन ठाकुर नहीं, खगेन प्रसाद ठाकुर लिखते थे। उस नाम से वो किताब, उनकी कविता किताब है। इसलिए खगेन जी ने साहित्य के न केवल आलोचना पर काम किया, न केवल मोनोग्राफ लिखे, बल्कि उन्होंने कविताएं लिखी, उपन्यास लिखा और ये सारे उनके व्यक्तित्व में साहित्य का जो आयाम है उसको विस्तृत करता है। खगेन जी को लोग आलोचक मानते हैं और उन्होंने वो चाहे वो कविता का क्षेत्र हो चाहे कहानी का क्षेत्र हो, वो हाल में उन्होंने एक अपनी कहानियों पर लिखे गए आलोचनाओं की एक किताब बनाई थी जो कि छपी। तो एक किताब उन्होंने व्यक्तित्व की पहचान, नेतृत्व की पहचान करके एक किताब उन्होंने बनाई जिसमें गांधी, नेहरू, जयप्रकाश नारायण और ये लोहिया, ये चारे जो हमारे देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, राजनीतिक व्यक्ति हुए, उनके ऊपर उन्होंने नेताओं की पहचान करके या व्यक्तित्व की पहचान करके किताब बनाई है और उसकी पाठकीयता भी जबरदस्त है। ये उनके अवदान हैं साहित्य में। फिर एक बात मैं कहूं कि वो सुल्तानगंज कॉलेज जो भागलपुर के परिधि में आता है, वहाँ वो शिक्षक रहे और वहीं वो पढ़ाते रहे और वहीं से उन्होंने रिटायरमेंट के पहले ही वो अपनी सेवानिवृत्ति ले ली और वो राजनीति के क्षेत्र में फुल टाइमर बन गए। वो पहली बात मैं कहूं कि खगेन जी साहित्यकार होने, एक कवि के रूप में या एक लेखक के रूप में जो उन्होंने शुरुआत किया और पढ़ाई की, उसके साथ साथ उन्होंने समाज में घटित हो रही घटनाओं पर हमेशा रिएक्शन उनके मन में हुआ और उसके लिए प्रतिरोध भी किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि सुल्तानगंज कॉलेज एक मारवाड़ी ने खोली थी और उसका अधिकार क्षेत्र था और वहाँ के शिक्षकों और वहाँ के छात्रों या वहाँ के एम्प्लॉयज को वो प्रताड़ित करता था। उसके खिलाफ खगेन जी ने संघर्ष किया जिसके कारण उनको जेल भी जाना पड़ा और वहीं से उनके जीवन की धारा साहित्य से अलग
वो राजनीति और समाज की तरफ मुड़ता है और उस दिशा में उन्होंने काम करना शुरू किया था। वो शिक्षक की हैसियत से 1967 में बिहार में शिक्षकों का एक फेडरेशन बना था, विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ। वो और उसको फेडरेट करते थे, बिहार के जितने विश्वविद्यालय थे उससे का अंगीभूत इकाइयां थी उस फेडरेशन के। और खगेन जी करीब 10 वर्षों तक भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों के नेता रहे और वहाँ सचिव भी बने थे। और जो उपलब्धियां कॉलेज के शिक्षकों ने 25 वर्षों से लड़कर उपलब्ध किया था, उसके एक बड़े नायक के रूप में वो जाने जाते हैं। उस फेडरेशन के वो करता धरता और न केवल धरना प्रदर्शन हड़ताल कराने में बल्कि जेल जाने तक का काम उन्होंने किया था। मैं मित्रों एक याद कराना चाहता हूं कि 1967 में बिहार में केबी सहाय की सरकार थी, उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में आपको छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया था और राम दयालु सिंह कॉलेज में गोली चली थी और प्रोफेसर नगमानंद कुंवर की हत्या हो गई थी, जिसको लेकर के बिहार के शिक्षकों, कॉलेज शिक्षकों की एक सभा आरडीएस कॉलेज में हुई थी, जहां बिहार भर के करीब हजारों शिक्षक इकट्ठा हुए थे। और उस सभा में खगेन जी ने उठ करके एक प्रस्ताव पेश किया था और उनके विवेक को समझिए कि वह किस तरह हजारों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो साहित्य पढ़ता पढ़ाता था, वह शिक्षक आंदोलन में आता और प्रस्ताव रखता है, कांग्रेस हराओ बिहार बचाओ का प्रस्ताव उन्होंने रखा और यह प्रस्ताव पारित हुआ। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1967 के चुनाव में केबी सहाय की सरकार चली गई और संवित की सरकार बनी। ये शिक्षक आंदोलन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसे माना जाना चाहिए। मित्रों, खगेन जी के जीवन का एक पक्ष है कि वे जब शिक्षक आंदोलन में आए तो साथ ही साथ उन्होंने कभी साहित्य के क्षेत्र से अपने को अलग नहीं किया। वे एक बात मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी, लेकिन बिहार में वह 1936 में बनिया जरूर, जिसमें कि बेनीपुरी ने उसे स्थापित किया था। उसमें कुछ लोग थे, कलेक्टर केसरी थे, लेकिन वह चला नहीं। बाद में फिर से जब रीऑर्गेनाइज हुआ तो उस रीऑर्गेनाइजेशन के पीरियड में उसमें खगेन जी पटना हमेशा आते जाते थे और वो पहली इकाई गठित हुई वो उस 36 के बाद आपको 65 वगैरह के आसपास। उसमें खगेन जी की बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उसमें से कविवर कन्हैया उसके महासचिव बने थे और नागार्जुन जी उसके अध्यक्ष थे। उसका दूसरा जो अधिवेशन हुआ, खगेन जी ने सुल्तानपुर अपने कॉलेज जहां वो पढ़ाते थे वहां पर उन्होंने कराया। उनके सहयोग में मैं वहां 1 हफ्ते था और उन्होंने वहां के सामाजिक जीवन के लोगों से, साहित्यिक लोगों से संपर्क करके वो करीब 300-400 डेलीगेट थे, उनके 3 दिनों के खाने का प्रबंध किया था और साहित्यकारों को इकट्ठा किया था और वहीं से प्रगतिशील लेखक संघ को जीवंतता बिहार में
प्रदान करने में उनकी बड़ी भूमिका थी और वो उसके सेक्रेटरी भी बने। बिहार के वो सचिव बनाए वो सुल्तानगंज अधिवेशन में, और वे तब तक उसके महासचिव रहे बिहार के, जबकि दिल्ली में प्रगतिशील अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का दिल्ली अधिवेशन जब हुआ, जब भीष्म साहनी और राजीव सक्सेना ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह पर खगेन ठाकुर अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव एक टर्म रहे, और चंडीगढ़ में जो अधिवेशन हुए उसके बाद उसके अध्यक्ष उसके महासचिव नहीं रहे। उसके बाद वो जितने अधिवेशन हुए मरने के दिन तक वे प्रगतिशील लेखक संघ के प्रेसिडियम के मेंबर थे और महत्वपूर्ण मेंबर थे। मित्रों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संदर्भ में वो एक बड़ा पक्ष उनके जीवन का ये था कि वामपंथी आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सांस्कृतिक सेल बनाया था जो अखिल भारतीय वो सेल था, जिसके वो सचिव थे। यानी भारत की वामपंथी राजनीति की सांस्कृतिक चेतना की या सांस्कृतिक सोच की कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए जो कि संपूर्ण देश के सांस्कृतिक वातावरण का और उनके चेतना का और उनके चिंतन को समग्र रूप से अध्ययन कर सके, उसके वो सचिव बनाए गए थे और उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ये उनके साहित्य क्षेत्र में साहित्य लिखने, साहित्य के विविध विधाओं में रचनाएं करने, एक आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित होने, एक शिक्षक के साहित्य के शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित होने, और भारत की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्था प्रगतिशील लेखक संघ के अखिल भारतीय महासचिव के पद को सुशोभित करने का उनको अवसर मिला था। यह अवसर एक उनके जीवन का एक ऐतिहासिक ऐसे ही माना जाएगा कि प्रगतिशील लेखक संघ के इतिहास की एक कड़ी के रूप में, एक सचिव के रूप में उन्होंने काम किया, और उसके बाद अपने आजीवन मरने के दिन तक उस संस्था के अध्यक्ष मंडल के सदस्य रहे और उनकी प्रतिष्ठा। कभी कभी वो कहा करते थे कि वो जब कभी दिल्ली जाते तो रामविलास शर्मा के यहाँ जाते और रामविलास शर्मा से वो मिलते, उनकी किताबों के वो बड़े अध्येता थे। न केवल साहित्य के बल्कि उन्होंने साहित्येतर जो साहित्य लिखा था उसको भी वो बहुत पढ़ते थे और उसके बहुत वो रामचरण उनके प्रति उनका बड़ा अनुराग था। कभी कभी लोग व्यंग करते थे कि खगेन जी में एक बड़ी ललक है महत्वाकांक्षा का, और वो लोगों के से शेयर करते थे, कहते थे कि रामविलास जी जब बूढ़े हो गए और मैं उनके यहाँ जाता था तो एक बार उन्होंने अपनी चादर मेरे सिर पर, मेरे गर्दन पर चढ़ाई और कहा कि तुम अब हमारे उत्तराधिकारी बन गए। और ये बात वो बार बार कहते थे और बार बार ये दोहराते थे, और बहुत सारे साहित्यकार इससे पसंद। ये बात मुझे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने कभी मुझे बताया था कि खगेन जी ऐसा कहते हैं। तो ये उनके जो फितरत थे या उनके एक सरल स्वभाव का ये प्रतीक है कि ये बातें वो लोगों के बीच कहते थे। मित्रों, मरने के 2-3 साल पहले बिहार में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो सर्वोच्च पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो उनको प्राप्त हुआ, और
वो ये कि हमेशा कहते थे कि मैं इसका अधिकारी हूँ। वो नंद किशोर नौल बीमार थे, लेकिन उनको पहले प्राप्त हो गया था, या इनके पहले एक सामान्य अंग्रेजी के प्रोफेसर को मिल गया था। वो जीतन राम मांझी के वो नजदीकी आदमी थे। तो उनको भीतर से, वो गया के रहने वाले थे, उनको भीतर से बड़ी चीड़ थी कि ऐसे लोगों को भी पॉलिटिक्स के कारण इस तरह से न सम्मानित किया जाए। लेकिन वो एक बात मैं कहूँ कि बिहार की जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनसे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और वो बल्कि उनके जन्मदिन पर या उनके श्राद्ध के अवसर पर न केवल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि उनके यहाँ जो भोज हुआ था उसमें भी वो शामिल हुए थे। इसलिए बिहार के जीवन में और भारत के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि कोई ऐसा हिंदी क्षेत्र नहीं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, या वो बिहार हो, या उत्तर प्रदेश हो, या बंगाल हो, या वो तो बहुत दिनों तक वो झारखंड में रहे। तो इन जगहों पर उन्होंने जितने भाषण दिए और जितनी जगहों का दौरा उन्होंने किया, यदि इन भाषणों को यदि कहीं टेप किया गया रहता तो अच्छी किताब बनती। लेकिन उन्होंने कभी किसी ने बुलाया, चाहे उनका शारीरिक सेहत ठीक हो या ना हो, वो वहां जरूर जाते थे, वहां भाषण घंटों करते थे और अपनी समझ के अनुसार लोगों को प्रेरित करते थे, एक अच्छे वक्ता थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदी का जो वाङ्मय है वो साहित्यिक जगत है, और जो हिंदी का क्षेत्र है जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी लिखी जाती है, जहाँ साहित्य रचा जाता है, वो वह कोई ऐसी जगह अछूती नहीं रही खगेन जी सी जहाँ वो गए नहीं, जहाँ उन्होंने भाषण नहीं दिया, जहाँ उन्होंने बहसें नहीं की, वहाँ सेमिनार में शिरकत नहीं किया। ये जीवन भर वो अनवरत उसमें लगे रहे। मैं जब कभी उनको फोन करता, वो कहते मैं अभी तो पटने में नहीं हूँ। जब कभी मैं फोन करता कहीं मैं आज अभी तो मैं चंडीगढ़ में हूँ, कभी वो कहते कि मैं अभी तो नैनीताल में हूँ। यानी वो उनसे मिलना, क्योंकि जो भी बुलाता वो कभी इनकार नहीं करते, वहां जरूर जाते, वहां जरूर भाषण करते थे। और इस आधार को बहुत सारे लोग, उनमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। सबसे बड़ी चीज थी कि किसी तरह का वो एक सरलता थी, एक कोई अभिमान नहीं था कि हम बहुत बड़े आलोचक हैं, हम बहुत बड़े लेखक हैं, हम बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है। यह कभी उन्होंने अपने जीवन में इसको छिपाया नहीं, बल्कि अपनी सरलता, सहजता और लोगों से मिलने जुलने के अर्थ में बहुत ही ज्यादा शालीनता उनमें थी, और वो समय देने में कभी कोताही नहीं करते थे। मित्रों, एक बहुत बड़ी बात उनके जीवन की थी, वो जितना आतिथ्य करते थे, उनके यहाँ जो आता था उनकी सेवा शुश्रूषा और उनके मनोनुकूल खाना खिलाते थे। और साथ ही साथ वो भोजन के बड़े प्रेमी थे, खास करके मांसाहार के। यदि कहीं खाना खत्म हो रहा है और कहीं कह दिया कि साहब ये मुर्ग मसल्लम भी है, तो हाथ धोने के बाद फिर लौट करके खाने लगते थे। इसलिए उनको ये उनकी रुचि जो खाने की थी, चाहे वो सामान्य हो चाहे विशेष हो, वो दूसरे को खिलाने का हो या दूसरे के यहाँ खाने का हो, ऐसी सहजता मैंने कहीं नहीं देखी। इसके लिए उन्होंने कहीं कोई ढोंग, कोई
किसी तरह का फितरत नहीं किया, बल्कि एक सहजता के साथ सब जगह गए, सब जगह मिले, सबके परिवार के साथ घुल मिल करके जीवन जीने का रास्ता अपनाए। मित्रों, मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, क्योंकि वो साहित्य के आदमी थे और साहित्य में ही उनकी गति थी और लोग उनको साहित्यकार के रूप में ही ज्यादा लोग जानते हैं, एक आलोचक के रूप में ज्यादा जानते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने राजनीति को भी अपने जीवन का अंग बनाया। वे सुल्तानगंज में जो शिक्षक से वहां जो संघर्ष हुआ था, जिसके कारण वो जेल गए थे, या उसे कॉलेज के शासी निकाय को दुरुस्त करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, वहां से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है और वो एक कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए बहुत कम दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 70 के दशक में या 60 के बाद 67 68 में वो कम्युनिस्ट पार्टी में आए, लेकिन वो कुछ दिन में ही की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए और उनकी कमेटियों के वो मेंबर हुए और अंततः वो बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेक्रेटेरिएट थे उसके मेंबर बने। और मुझे ये कहने में कभी कभी गर्व होता है कि एक साहित्य का आदमी जो साहित्य के अलावा अपने कॉलेज जीवन में दर्शन पढ़ा था, वह राजनीति के इतने बड़े जानकार कैसे हो गए। मैंने आपको बताया कि वे राजनीति और मार्क्सवाद और लेनिनवाद पढ़ने के लिए मॉस्को गए, 6 महीने तक वहां पढ़ाई की। उतना ही नहीं, उन्होंने एक किताब भी मार्क्सवाद पर छोटी किताब लिखी है। उसमें 2-3 आदमियों के सहयोग से संयुक्त रूप से वो किताब छपी थी, और लेकिन वह एडुकेटिव किताब थी। दूसरी चीज है कि बोकारो के सम्मेलन में कम्युनिस्ट पार्टी का जो राज्य सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया था और करीब 3 घंटे तक बड़े ओजस्वी भाषण दिया था। लोग ऐसी रिपोर्ट पेश करते हैं और लिखित रिपोर्ट करते हैं। खगेन जी को मैंने पहली बार देखा कि बिना लिखा हुआ 3 घंटे तक लगातार बोलते रहे और एक स्वर से वह राजनीतिक प्रस्ताव उनका पास हो गया। और बिहार की कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति में महत्वपूर्ण मुकाम उन्होंने हासिल किया, क्योंकि उसकी जो राज्य कमेटी होती है, सेक्रेटेरिएट होती है, उस सेक्रेटेरिएट को मेंबर बने। और साथ ही साथ उतना ही नहीं, वह राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय परिषद होती है उसके भी वो सदस्य बने। और उसके बाद जब बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड बना, तो चूंकि वो उनका जो जन्म स्थली गोड्डा है वह झारखंड में पड़ा, इसलिए उन्होंने श्रेयस्कर यह समझा कि हमको राजनीति करनी है तो झारखंड में करनी चाहिए। जब दोनों झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार ही में झारखंड था, उन्होंने एक बार आपको गोड्डा से बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। यद्यपि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन राजनीति में उनका जो प्रवेश था, उनकी दिलचस्पी थी और उतने दूर तक दिलचस्पी थी कि वह विधानसभा के सदस्यता के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। हार भी गए, लेकिन वह राजनीति में कभी अपनी हार नहीं मानी, उसमें हमेशा लगे रहे।
फिर जब झारखंड बना तो वहां की राजनीति में उन्होंने काम किया, और वहां अभी केडी सिंह वहां सेक्रेटरी हैं, अभी हाल में मिले थे। वो किसी समय मेरे साथ विदेश गए थे, चीन गए थे, तो वो बता रहे थे कि खगेन जी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी मोबिलिटी। यानी झारखंड का कोई ऐसा थाना, कोई ऐसा अंचल, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं था, कोई जिला नहीं था, कोई अनुमंडल नहीं था जहां की वो गए नहीं, वहां भाषण नहीं किए। तो ये तो उस आदमी की कितनी बड़ी फितरत थी, और राजनीति के प्रति कितना बड़ा लगाव था, कितने लोगों के बीच जाके भाषण उन्होंने किया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उनके जीवन से के लगाव को ये माना जा सकता है। मित्रों, उन्होंने कई देश गए, सोवियत रूस में तो पढ़े ही, वो जर्मनी गए, वे वियतनाम गए, वे श्रीलंका गए, वो नेपाल मेरे साथ गए थे, और मेरे साथ वो उनकी ललक चीन जाने की थी जो पूरी नहीं हुई। जब मैं जा रहा था चीन तो उन्होंने कहा, पांडे जी किसी तरह से उसकी व्यवस्था कीजिए, मैं भी चलूं। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं, और इन बात को कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि खगेन जी के जीवन का एक और पक्ष था। विश्व में दो संस्थाएं ऐसी बनी थी, भारत में जो बनी थी, जो उसके वो महत्वपूर्ण किरदार रहे। एक है विश्व शांति परिषद, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने पाए, उसके लिए एक संस्था बनी थी, विश्व शांति परिषद। भारत में पंडित सुंदरलाल का नाम सुना होगा। उन्होंने एक किताब लिखी थी, भारत में अंग्रेज राज। वह किताब बैन हुई थी। जब भारत में विश्व शांति परिषद की स्थापना हुई तो पंडित सुंदरलाल उसके अध्यक्ष बने। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जितने बड़े मार्क्सवादी थे उतने ही बड़े गांधीवादी थे, बड़े अच्छे वक्ता थे। तो खगेन जी विश्व शांति परिषद और उसका भारतीय इकाई अखिल भारतीय शांति एकजुटता संगठन में भी आए, और झारखंड में उन्होंने उसके वो सचिव भी रहे। तो मैं ये कहना, दूसरी चीज है कि जब 1941 में सोवियत रूस पर हिटलर ने हमला किया तो भारत के लोगों ने सोवियत रूस के नैतिक समर्थन में एक संस्था बनाई थी, फ्रेंड्स ऑफ सोवियत यूनियन, जो बाद में चलकर भारत सोवियत सांस्कृतिक संघ के रूप में स्थापित हुआ। उसके भी वे महत्वपूर्ण नेता बने थे, और उस मंच पर भी उन्होंने बहुत सारे भाषण किए, बहुत सारी चीजें लिखी, या सोवियत से जो पत्र पत्रिका निकलती थी उसको में वो लिखा करते थे। मित्रों, मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि उनके जीवन का एक, कभी उन्होंने अपने को एक अलग इंसान के रूप में, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में अपने को आम आदमी से अलग कोई फितरत रखता हो, ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने जीवन जीने के जो सहज तरीके होते हैं आम आदमी के, क्योंकि इतना बड़ा और इतने बड़ी संस्थाओं और उन संस्थाओं के शीर्ष पर रहने के बावजूद उनकी सरलता, बोधगम्यता, लोगों से मिलने की क्षमता, लोगों को प्रेम करने की बातें उनके जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग था। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें श्रद्धा निवेदित करता हूं। आप लोगों ने मेरी बातें खगेन जी के बारे में सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या मिनट हुआ? 40 और हाँ